हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इसमें गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग देखेंगे। इसके पहले मौर्योत्तर काल देखे थे। चलिए इसमें गुप्त एवं गुप्त काल से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जब ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, फॉर्म तो हो चुका है फिलअप। चलिए इसका डेट भी बढ़ चुका है, शायद एक मार्च तक। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन जितना बन रहे इसमें इस वीडियो में गुप्त काल से संबंधित क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? ये समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था? जो प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? हुनों के आक्रमण से कौन सा राजवंश विचलित हुआ? यह कुषाण राजवंश। किसने? कुषाण राजवंश। शक विजेता किसे जाना जाता है? शक विजेता यह समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। यह छठा, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? स्त्रियों के पुरुषों से किस काल में बराबरी थी? ये थे, इनमें से कोई काल नहीं। गुप्त काल भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। स्त्रियों बराबरी इसमें से कोई नहीं है इसका राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं। प्राचीन काल में भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। यह सही है। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। यह गलत है। पाँचवीं शती ईस्वी में कौन के जया का सिद्धांत ज्ञात था? सही है। सातवीं शती ईस्वी में चक्रे चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, अर्थात 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। 8वां नंबर, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। किसने? गौतम ने। 9 नंबर, आइए सम्राट और उसको उपाधि से मिलान करते हैं। सम्राट और उसको उपाधि, ये चलिए, ये अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? यह परक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को कर्मादित्य। याद रखिएगा, स्कंदगुप्त को कर्मादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त को परक्रमांक और अशोक को प्रियदर्शी। 2, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है ये भास्कराचार्य का। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता की चित्रकारी में जातक कथा भूत से संबंधित है, इसको निरूपित किया गया है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? गुप्त काल में, गुप्त शासन के दौरान कौन सा महान खगोल विज्ञानी एवं गणितज्ञ था? यह आर्यभट्ट। इस कौन सा? आर्यभट्ट।
गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? एक पत्तन से संचालित होता था, यह होता था ताम्रलिप्ति। पत्तन बंदरगाह होता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। पत्तन और पत्तन में अंतर है। पतन मतलब ध्वंस हो जाना, विध्वंस हो जाना, किसी का टूट फूट बिखर जाना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? गुप्त साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक नहीं था? यह हून आक्रमण था, प्रशासन का सामंतीय ढांचा भी था, उत्तरवर्ती गुप्तों को बौद्ध धर्म स्वीकार करना भी था, यह अरब आक्रमण नहीं था। यही राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं 15 नंबर। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? याद रखिए, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित था? यह समुद्रगुप्त से। ईसा की 3री शताब्दी से, जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकारिक निर्भर हो गए। अधिकाधिक किस पे निर्भर हो गए भारतीय व्यापारी अधिकाधिक ये दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए। किससे? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गया। 17 नंबर। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह कौन सा कथन इसके बारे में सही पूछा गया है? ये प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। ये गलत है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्याय का अधिकार होता था, अर्थात ये भी सही है। 2 और 3 सही है। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? यह था संस्कृत था। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत था। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती? याद रखिए, इलाहाबाद समुद्रगुप्त से था। यह प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? ये देता है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक, रजत सिक्का किसने प्रथम बार जारी किया? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। रजत चांदी का। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली ये राजतंत्रात्मक थी। क्या थी? राजतंत्रात्मक। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ ये गुप्त काल से संबंधित है। किससे? गुप्त काल से संबंधित है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया था? हून को पराजित किया था किस स्तंभ से? यह पता चलता है, ये भित्री स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त का याद रखिएगा, भित्री स्तंभ लेख। आइए 24। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? ये मिलता है जहांगीर का लेख। किसका? जहांगीर का लेख मिलता है। गुप्त वंश ने कितने अवधि में शासन किया? मतलब गुप्त वंश कितना से कितना तक चला था? ये गुप्त वंश 319 से 500 ईस्वी तक चला था। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? सबसे अधिक ग्राम अनुदान किस शासक ने दिया था? ये गुप्त वंश का शासक ने। आइए 27। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके काल में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था? यह स्कंदगुप्त, जो इसका भित्रीय स्तंभ लेख में मिलता है। आइए चलते हैं आगे 28। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये भारत का नेपोलियन जानते हैं, समुद्रगुप्त को अभी देखें। कालिदास किसके शासन काल में थे? कालिदास विक्रमादित्य के शासन काल में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया था? 4 अश्वमेघ यज्ञ किया था। ये क्या थे? प्रवरसेन प्रथम ने। किसने? प्रवरसेन प्रथम ने। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? याद रखिए, गुप्त युग में भूमि राजस्व कितना था? ये भूमि राजस्व था उपज का 6ठा भाग। कितना था? उपज का 6ठा भाग।
चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबारी थे। चरक और नागार्जुन किसके दरबारी थे? ये कनिष्क के। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? ये थे वस्त्र उत्पादन से। किससे? वस्त्र उत्पादन से। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? देवगुप्त किस राजा का नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक प्रमुख विशेषता थी? ये गुप्त काल की। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में ही आरंभ हुआ था। लिच्छवी दौहित किसे कहते थे? लिच्छवी दौहित किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ये खींचने का एक कारण है उसकी जंगरोधकता के कारण। जंग उसमें नहीं लगता है। आइए 39 मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 को। यह संवत्सर और किस समय से गणना हुआ? विक्रम संवत, संवत्सर या संवत। विक्रम संवत हम ऊपर एक वीडियो हम आपको बताए होंगे। ये जो बड़ा है वो छोटा चलेगा। 58 ईस्वी पूर्व का 4 हो जाएगा। शक संवत 78, ये छोटा है तो बड़ा वाला हो जाएगा 78 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। तो आप 3 4 देख सकते हैं। ए का कितना? 4। ए का 4 और बी का 3, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तो ये गुप्त संवत कितना हो जाएगा? 320 ईस्वी। और कली संवत 606 ईस्वी। 40 भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन च्वांग ह्वेनसांग ने, जिसका ह्वेनसांग नाम था, ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। यह कौन सा कथन सही है? यह जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न अग्नि, जल व विश्व द्वारा सत परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। ये सही है। और 3 सही है। व्यापारियों को नौघाटों और नौका पर शुल्क देना पड़ता था। सिर्फ 2 और 3 सही है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका है? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने लिखा? मतलब हर्षवर्धन को किसने हराया है? ये बहुत अच्छा इतिहास है। हर्षवर्धन को एक ही राजा था, ये पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। नर्मदा नदी पर इसको हर्षवर्धन को रोका था, पुलकेशिन द्वितीय ने। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है? कौशे शब्द का प्रयोग किया है रेशम के लिए। ह्वेनसांग शासन किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में, सम्राट हर्ष के काल में। वही हर्षवर्धन या हर्ष। 44 आइए। निम्नलिखित कथन में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी सही है, क्योंकि ये हिंदूवादी थे। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये गलत है। प्रयाग को तीर्थराज नाम नहीं दिया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, सही है। अर्थात ये इसका नहीं में आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? 4 धाम में सम्मिलित पुरी है, द्वारिका भी है, रामेश्वरम भी है, ये मानसरोवर नहीं है, ये नहीं है। आइए 46 हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। कहाँ थी? कन्नौज थी। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? मुक्ति प्राप्त ज्ञान के द्वारा की जा सकती है। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? वही अभी देखे ऊपर, किसने? ह्वेनसांग ने। 49 मिलान करना है। ये सूची 1 से सूची 2 को। विशाखदत्त क्या थे?
विशाखदत्त एक नाटक था, विशाखदत्त नाटक लिखा है। विशाखदत्त क्या, विशाखदत्त ने एक नाटक के ब्राह्मीर, ब्राह्मीर थे, खगोल विज्ञान थे, विज्ञान संबंधित थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। चरक, ये चरक एक चिकित्सक थे। और ब्रह्मगुप्त क्या थे, गणितज्ञ थे। जीरो का सिद्धांत इसी ने दिया, लेकिन आर्यभट्ट को कहा गया, क्योंकि यूज सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया था जीरो का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 1 4। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध सभा, बौद्ध परिषद में भाग लिया। ये 50 का, और देखिए चलिए। चीनी तीर्थयात्री हुएन सांग ने हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोध पाया। ये ना ही एक सही है ना ही दो सही है, मतलब दोनों गलत है। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन को अभी देखे थे, पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। नर्मदा नदी के तट पर रोका था। वो भी पूछ देता किस नदी के किनारे हराया था, नर्मदा नदी के तट पे, नर्मदा नदी के किनारे। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य कहलाए, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये केरल में। आइए मिलाते हैं दरबारी कवि और उसके राजा, किसके किसके दरबारी में रहते थे ये सब। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। ये कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के अभी देखे थे। हरिसेन ये था समुद्रगुप्त के, हरिसेन किसके था, ये समुद्रगुप्त का था। और बाणभट्ट हर्षवर्धन का था। अर्थात 4 1 2 3, 4 1 2 3। हर्ष के दरबार में हुएन सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। हर्ष के दरबार में हुएन सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। एक दूत के रूप में हर्ष के दरबार में इसको हुएन सांग को भेजा था। यह ताई सुंग ने भेजा था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। 56। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यह सही नहीं है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय सही है। भवभूति कन्नौज के अशोकवर्मन सही है। हरिसेन हर्षवर्धन ये गलत है। ये दंडी नरसिंह वर्मन ये सही है, अर्थात यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को कर्म से सजाना है, मतलब पहले कौन था, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया, वैसी तरह। तो ये हो जाएगा, पहले चंद्रगुप्त प्रथम आया, उसके बाद समुद्रगुप्त आया, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया, उसके बाद कुमारगुप्त आया, उसके बाद स्कंदगुप्त आया, जो हुनों को रोका था, हुनों का आक्रमण को। ये 1 2 3 4 हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम को। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है। भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है ये। मीमांसा वेदांत है, न्याय और वैशेषिक भी है, सांख्य और योग भी है, ये लोकायुक्त और कापालिक नहीं है, ये नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 60। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। यह मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा की शुभारंभ किसने किया। पर्दा के शुभारंभ ये यूनानियों ने किया। आइए 62। धन्वंतरी थे, धन्वंतरी क्या थे। यह धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक थे, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी चरक भी चिकित्सक था। आइए 63। यह सही कूट करना कौन सा सही है, सही उत्तर चूज करना है।
तो इसका क्या हो जाएगा सही? ये विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, ये बड़ा बताया था, ये छोटा वाला होगा, ये सही है। शक संवत 78 ईसा, ठीक है। गुप्त काल 319 से प्रारंभ, 320 भी वहाँ पे अभी देखे थे, 319 या 20 सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ, ये भी सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो हराया था पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध में। 1 2 3 4 हो जाएगा। कवि बाण निवासी था, कवि बाणभट्ट जो था कहाँ का निवासी था? यह थानेश्वर का था। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? बाणभट्ट हर्षवर्धन के काल में थे, तो ये थानेश्वर थे। थानेश्वर से ये अपना स्थानांतरित कहाँ कर देते राजधानी? ये कर देते कन्नौज। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। 67 उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन था? वो कौन सा विश्वविद्यालय था जो उत्तर गुप्त युग में या उत्तर गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था? यह था नालंदा विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त प्रथम ने जिसका स्थापना करवाया था। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? हर्ष के सूचनाएं यह कल्हण की पुस्तकों में निहित है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक किस व्यक्ति को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हर्षवर्धन को ही द्वितीय अशोक कहा जाता है, लेकिन इसको पुलकेशिन द्वितीय ने भी हरा दिया। हर्षचरित नाम पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित नाम पुस्तक बाणभट्ट ने लिखा, जो अभी थानेश्वर के पढ़े थे, निवासी था। चीनी यात्री हुएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री हुएन सांग ने ये नालंदा विश्वविद्यालय में ही पढ़ने आया था और अध्ययन और अध्यापक का भी काम किया था। उत्तर प्रदेश में स्थित हुआ स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, यह प्रयाग में। शियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? शियुकी नामक यात्रा विवरण, आइए 73 का देखते हैं किससे जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है हुएनसांग से, शियुकी हुएनसांग। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। 2 महान धार्मिक सम्मेलन हर्षवर्धन ने कौन कौन सा किया था? ये क्या था? कन्नौज तथा प्रयाग में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, मतलब किसके समय के थे? समकालीन थे। महाभाष्य ये पतंजलि किसके समकालीन थे? ये पुष्यमित्र शुंग के, जो ये मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या करके उसका सेनापति था, और ये शुंग वंश की स्थापना कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। तोरमान किस जातीय दल का था? तोरमान यह हून जाति का था। कहा जाता है शतरंज का खेल अद्भुत ओरिजिनेट, उद्भूत मतलब जहाँ से उद्धृत हुआ, ये मतलब उत्पन्न हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से आया शतरंज का खेल? ये भारत में ही हुआ। कहाँ? भारत में ही हुआ शतरंज का खेल। शतरंज शुरू से ही आ रहा है, चला हुआ। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। गुप्तकालीन के रजत मुद्राओं को नाम क्या दिया गया था? यह रूपक। गुप्त सम्राट द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि प्रदान की जाती थी? मतलब कृषि पर कर नहीं लगाया जाता था, यह ब्राह्मणों को। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। किसने? हर्षवर्धन ने। 81 सुमेलित करना है। गुप्त और उससे संबंधित यह शहर। चलिए ये देखते हैं इसका। गुप्त है, गुप्त किससे? देवगढ़ से। चंडेल खजुराहो से, खजुराहो को चंडेल शासकों ने ये बनवाया था। चालुक्य बादामी आ जाता है, और पल्लव पनमलई आ जाता है। चालुक्य बादामी, चंडेल, खजुराहो, गुप्त, देवगढ़, पल्लव
पल्लव क्या आ जाएगा, पनमलय, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा आंसर इसका, 4 2 1, 4 4 3 1 2, 4 3 1 2। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है, एरन अभिलेख याद रखिएगा, एरन अभिलेख किस शासक से संबंधित है, ये भानुगुप्त से। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था, यह उपज का 6वां भाग, गुप्त काल में भी इतना ही था। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, किससे, मीमांसा से। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, सर्वप्रथम सिक्के जारी किया था, यह चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का शासक संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कौन सा सही है, सही सही के बारे में पूछा गया, तो यह कौन सा सही है। यह सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, मतलब ये गलत है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक, सही है, अर्थात सिर्फ 2 ही सही है। सती प्रथा, सती का यह एरन अभिलेख से संबंधित है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये किससे, एरन से, याद रखिएगा, जो भानुगुप्त का अभी पढ़े थे, भानुगुप्त से। इसी में 1 2 3 क्वेश्चन बन जाता फ्रेंड। सती प्रथा एरन से, भानुगुप्त, एरन अभिलेख है भानुगुप्त से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा अभिलेख किससे है, तो एरन अभिलेख से संबंधित है, ये बहुत बार आता है। निम्न में से किस दर्शन का मत है वेद शाश्वत सत्य है, वेद शाश्वत सत्य है, ये मीमांसा से। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दिनार है, कौन है, दिनार है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा। गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, किस भाषा में बोलते थे, वही दे दिया। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र किस भाषा में बोलते थे, यह प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में ही ये जैनों महावीर ने दिए थे ज्ञान। निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिरकुल को पराजित किया था, हून शासक, हूनों को किसने किया था, रोका था स्कंदगुप्त ने, तो हून शासक मिहिरकुल को पराजित किसने किया था, उसके बारे में पूछा गया है। ये यशोधर्मन ने। मीमांसा के प्रणेता थे, मीमांसा के प्रणेता ये जैमिनी। 93। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम विषय था, मृच्छकटिकम विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री का प्रेम गाथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये बहुत बार आता है। मृच्छकटिकम किसका विषय था, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है, अष्टांग योग का अंश नहीं है, यह अनुस्मृति नहीं है, यही नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यह है, यह है, यह है, यह नहीं है। प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान है, और अनुस्मृति नहीं है। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थे, यह सही है। इस काल में भूमि स्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया, यह भी सही है, और इसका व्याख्या भी करता है। इसी के कारण वो सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक की संरचना प्रमुख विशेषता थी। आइए मिलान करना है। रवि कीर्ति, ये रवि कीर्ति किससे आ जाएगा, यह कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, सुमेलित ने रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, सही है। भवभूति कन्नौज के अशोकवर्मन, सही है। हरिसेन हर्ष, ये गलत है। दंडी नरसिंह वर्मन, ये सही है, यही इसका राइट आंसर। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल का महत्वपूर्ण योगदान है। आइए चलते हैं 98 की ओर। हुएन सांग की भारत में
यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर सूती कपड़ा के लिए कौन था? मथुरा था। योग दर्शन के प्रतिपादक है, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे, जो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था, उसके दरबारी भी बोल सकते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक, देखिए जहां भी आता है आप पुराने क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए ताकि आपको फिर नहीं भूलिएगा। जब देखिए पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था, ये भी याद आ जाएगा क्वेश्चन, तो फिर आप नहीं भूलिएगा इस क्वेश्चन को। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? भारत का उल्लेख चीनी लेखक किस नाम से करते हैं? ये इन टू बहुत इंपॉर्टेंट है जब भारत की बात आता है कोई विदेश में, तो चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? इन टू। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज था। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? यह अभी हम चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़े थे, चंद्रगुप्त के दरबार में। यह द्वितीय आ जाएगा, कोई बात नहीं, चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त मारिए। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका सही कौन सा उत्तर सही है उसके बारे में पूछा गया है। तो गुप्त सम्राट स्वयं के दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, गलत है। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, सही है। 1 और 3 सही है। आइए चौथा की ओर चलते हैं। 104, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों ना लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत मतलब जल जाने पर, खत्म हो जाने पर, मर जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता, वापस नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? मतलब ये पुनर्जन्म को अस्वीकार करता है, निषेध करता है कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। ये उक्ति किसकी है? यह चारवाकों की। किसके? चारवाकों की। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, और एक उक्ति भी बहुत अच्छा है, ये ठीक कहा। लेकिन ऋण से जियो, लेकिन सही से जियो, एकदम खुशी खुशी जियो। मर जाएगा तो कौन सा ऋण और कौन सा क्या, कोई नहीं किसी को जानता है, लेकिन सही से सुख से जीवित रहो, एकदम मौज मस्ती में। चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, चीनी यात्री सिंह ने बिहार का भ्रमण लगभग कब किया था? ये क्या था? 6ठी शताब्दी में। कब? 6ठी शताब्दी में। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्ष सिंधियों के बारे में। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, भीनमाल की यात्रा हुएनसांग ने की थी। किसके? भीनमाल की यात्रा हुएनसांग ने किया था। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था 3री शताब्दी में? ये लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? समुद्रगुप्त का अभी हम ऊपर देखे थे, कौन सा था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग के अभिलेख। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी, किसकी थी? पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि, यह था समुद्रगुप्त का, जिसको भारत का नेपोलियन। आइए 11 चलते हैं। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाता है? स्वर्णयुग के नाम से किसके शासनकाल को जाना जाता है प्राचीन भारत के? गुप्त काल को। याद रखिएगा, स्वर्ण युग गुप्त काल के कहा जाता है। जबकि यहाँ मौर्य भी है, शुंग भी है, मगध तो है, फिर भी इसको नहीं कहा जाता है। गुप्त काल के स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? ये अभी ऊपर देखे थे, कहाँ से? ताम्रलिप्ति से। जो पत्तन बताए थे, पत्तन में बंदरगाह, देखिए यहाँ पे बंदरगाह डायरेक्ट दे दिया है। प्राचीन भारत में जो पत्तन नहीं, पत्तन, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहते थे। क्या? विदक भागम।
गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत की स्थापना, ये गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन फलित ज्योतिषी से संबंधित था? फलित ज्योतिष था ये फलित ज्योतिष कौन था? ये छपनक था। कौन था? छपनक। मतलब इसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था। फलित मतलब फला फूला, मतलब ये ज़्यादा फेमस था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व, यह अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। गलत है। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय सही है। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, ये भी सही है। 2 और 3 सिर्फ सही है। आइए लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार नालंदा बिहार है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसा वीडियो कंटेंट मिलता रहे। और साइंस का भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू चल रहा है टेस्ट फ्रेंड्स, और ये पूरे लूसेंट का जीके जीएस चल रहा है, जीके चल रहा है, और लूसेंट का डिस्कशन भी हो रहा है। लूसेंट का डिस्कशन भी लाइव होता है, और एक शुरू से वीडियो भी डाला जाता है। आप सभी को प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट खोलिएगा आपको सब वहाँ मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। जय हिंद।